दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए आप तक पहुंचा रहे हैं और हमने 40 क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए हैं 2 लेक्चर के माध्यम से। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन ये है, माइकलसन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है, किस पे आधारित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर होता है। किस पर होता है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर। ठीक। दूसरा ये कहता है द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाई विच इट कैन फ्रॉम सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट, मतलब सेपरेट कर सकता है दो क्लोज इमेज को, तो वो क्या होता है? डिस्पर्सिंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है, या रिजॉल्विंग पावर होता है, या डायोप्टर होता है? तो आप लिख देंगे रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, ये लोग ये सब क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, यहाँ पर आपने टेलीस्कोप वगैरह पढ़े होंगे, वहाँ पे ये सब जानते होंगे। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप एट वन एंड, मतलब एक एंड पर क्लोज है और दूसरे पर क्या है? ओपन है। ऐसी बात कर रहे हैं। व्हेन द पाइप इज सेट इनटू द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 विल बी। याद रखना, आप लोग जानते हैं कि जो ऑर्गन पाइप होते हैं, ऑर्गन पाइप 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं और एक कैसे होते हैं? ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप जो होते हैं उनका वन एंड क्लोज होता है, ठीक है, और वन ओपन होता है, वो तो होते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। और जो ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं उनके दोनों ही एंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, मैं आपके लिए बता दूं, इनमें जो मिलते हैं हमारे लिए, इन क्लोज ऑर्गन पाइप में जो मिलती है हमें फ्रिक्वेंसी, वो ओनली कौन से मिलते हैं? ऑड मिलती है। कैसे मिलते हैं? ऑड ऑड नंबर्स मिलती हैं। और उसमें जो मिलती हैं किसमें? ओपन में, उसमें ऑड और इवन दोनों मिलती हैं, मतलब नेचुरल नंबर मिलती हैं, उनमें 1:3 का रेशियो होता है। और इसमें जो होता है 1 3 5 7 इस तरह से रेशियो मिलता है। ठीक है, और इसलिए एक बात और मैं बता दूं कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है इसकी जो साउंड होती है ज्यादा सुरीली नहीं होती है। किसकी कंपेयर में? ओपन की। ओपन की ज्यादा सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा हार्मोन्स मिलते हैं। उसमें जो हार्मोन्स मिलते हैं वो इवन और ऑड दोनों मिलते हैं। इसमें केवल कौन से मिलते हैं? ऑड ऑड मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? सी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द प्रोटॉन इक्वल टू इट्स वेट्स। ये आपने पढ़ा ही होगा, गॉसिस थ्योरम वाले चैप्टर में दे रखा है 12th में। आप लोग जानते हैं फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू ई बराबर क्या होता है? एम जी होता है ना, हो जाता होता है। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम जी अपॉन ई, ये बन जाएगा। एम की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, प्रोटॉन का मास ये है गिवन, है नहीं, और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है, और ई की वैल्यू ये गिवन है। इसकी वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1.07 इंटू 10⁻⁷, ये मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मैं ये सब बात थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग सेल्फ भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस एट द इट्स वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्राइड ऑफ इट्स। मतलब ये कोई हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके सब पर सेम चार्ज रखा हुआ है, तो इसका जो ये अंदर सेंट्राइड पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो याद रखना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे, जितना मतलब सब तरफ से बैलेंस कंडीशन बन जाएगी ना, जितना ये लगा रहे हैं इतना ये सब बैलेंस कंडीशन बन जाएगी ड्यू टू द सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के थ्रू बन जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो होगा। फोर्स भी यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कहता है? ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल, एक डाइपोल को ए लार्ज डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को x के साथ में बात कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि लार्ज डिस्टेंस पर यदि हम देखें तो याद रखना इसके दो फार्मूले आपने पढ़े होंगे। E एक इक्वेटोरियल होता है ना,
और एक कौन सा होता है इसका, एक अक्षीय होता है और एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है ना, दो आते हैं ना। और लाइट डिस्टेंस पर दोनों को ही देखते हैं तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3 आता है एक्सियल वाला, और इक्वेटोरियल वाला क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r की पावर 3। आर का मतलब डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है x, तो आर की x की पावर 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन संख्या 3 जो है, सॉरी 3 का मतलब सी जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि 8 माइक्रो कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द 16 माइक्रो कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व खुद करें और इसकी वैल्यू भी आएगी, ठीक है नहीं। अरे यार सीरीज ये सीरीज में इस तरह से तो जोड़ते हैं 1/C1 + 1/C2, और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो R बराबर R1 + R2 से जोड़ते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ऐड कर लेना, आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चेंज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एट द डिस्टेंस, एक ड्यू टू द चेंज इलेक्ट्रिकल ड्यू टू ए चेंज स्पेरिकल, चेंज नहीं होगा ये चार्ज होगा, अच्छा ये कुछ मिस्टेक है, ये इस गलत दिखाई दे रहा है, ये चार्ज शब्द है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं हिंदी में, एक आवेशित गोलीय को जिसकी रेडियस r है उसके केंद्र पर, ठीक है, तो उसके सेंटर पर पूछ रहा है, इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर कोई स्फेरिकल चार्ज है तो उसके सेंटर पर, तो आप लोग जानते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अलग रही, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी जब अंदर आएंगे तो, ठीक है ये, और उसमें भी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर वाली कंडीशन में होती है इनसाइड, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर हो चाहे अंदर कहीं पर भी हो, वही पोटेंशियल होता है जो इसके कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, ठीक है। तो सेम एज ऑन द, हाँ ये सही हो जाएगा, सेम एज डेट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है, जो इसके सरफेस पर होता है वही अंदर होता है, सेंटर पे हो चाहे और भी कहीं पर हो, पर अंदर जो होगा वो सेम वही होगा जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है, ओके। नेक्स्ट मैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आप लोग जानते हैं ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या मतलब ये होता है काई, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो उसी से ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है बोलिएगा, है ना। नेक्स्ट आप लोग जानते हैं ये गॉसेज लॉ पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्री स्पेस में गॉसेज लॉ पूछ रहा है। देखो यदि मैग्नेट में पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह यदि मैग्नेटिक फील्ड में पूछता तो ये ऑप्शन सही होता, परंतु बात किस में कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा सही होता है, ये वाला ऑप्शन सही होता है, और मैग्नेटिक में ये नीचे वाला सही होता है, ठीक है, याद रखना ये आप लोग, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये कहता है एक 100 रजिस्टर कैरिंग ए करंट of 1 ampere is maintained at constant temperature 27 degree Celsius by a heat bath. The rate of gyration of entropy, oh good, the rate of gyration of entropy, केवल gyration of entry नहीं, the rate of gyration of entry in the register, इसे मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों पर हो सकता है शायद ना हो पाए, मैं यहाँ पर एक पेपर ले लेता हूँ भाई, ठीक है, और देखिएगा आप लोग इसमें क्या है, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या कह रहा है, रजिस्टर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर दे रखी है, आर इक्वल टू लिख दो यहाँ पर, आर इक्वल टू 100 ओम है, 100 ओम है, आई बराबर 1 एम्पियर है, ठीक है भाई, और टेम्परेचर दे रखा है यहाँ टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टी दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात इसे केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आंसर आपका सबका केल्विन में दिखाई दे रहा है, तो प्लस 273 इसमें ऐड कर दिया, 300 केल्विन आ गया, ठीक है। देखो एंट्रोपी का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एस इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई, डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू का मतलब हीट, हीट किसकी तरह वर्क करती है, वर्क की तरह काम करती है ना, हीट वर्क एनर्जी सब एक ही बात होती है। अब ये कहता है एंट्रोपी नहीं पूछ रहा है, द रेट ऑफ एंट्रोपी पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ कब बनेगा, जब स्मॉल टी के साथ में क्या कर देंगे इसका, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका डिफरेंशियल, और ये टी कैसे डिनोट कर रहा है, टाइम के लिए, और ये टी ये वाला टी जो है ये टेम्परेचर के लिए, याद रखना। तो जब ये डी टी करेंगे तो इसका भी करेंगे, टी यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, तो जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/T डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी कह सकते हैं, कहना मतलब ये एक तरह से क्या, ये टी सॉरी ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी बराबर 1/T कांस्टेंट है, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये किसकी तरह वर्क करेगा भाई, ये जो वर्क करेगा मेरे भाई ये काम करेगा पावर की तरह, भाई डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या होता है आप लोग सभी जने जानते हैं, पी होती है नहीं होती है, तो ये पावर की तरह काम करेगा। तो ये बन गया हमारे पास फार्मूला, क्या बन गया, पी बटे टी, और पी बराबर एक फार्मूला आपने सुना होगा आई स्क्वायर आर,
अपॉन टी, ये फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो हम कर देते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 100, और टी की वैल्यू 3। ये तो हो गई, 0 से 0 कट गए, ये 0.33 समथिंग आ जाएगा। 0.33 वाला ऑप्शन देखो इसमें कहाँ है, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसे करने की कोशिश करें। भाई ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में कनेक्ट है बताओ आप लोग। ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में कैसे करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज करने का मतलब 1/r करके ऐड करेंगे, 1/3 1/6 कितना आगे जल्दी बताओ बोलिएगा। भाई ये दोनों पैरेलल में ही तो हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3 1/2 आ गया। क्या मतलब ये वैल्यू 2 हो गई, और 2 बनने के बाद ये इसके साथ किस में ऐड हो जाएगी बताओ, ये उसमें सीरीज में हो जाएगी। तो सीरीज में कितना हो गया, ये दोनों मिलकर टोटल कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया। अब ये 10 इसके साथ किस में हो जाएगा, इसके साथ फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/r बराबर 1/10 + 1/30। तो 30 क्या आ गया भैया, 30 यहाँ पे एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा कितना 3 + 1, तो ये आ जाएगा 1/r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये आ गई 30/4। 30/4 का मतलब 7.5। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई ये इस तरह से सर्किट बना लीजिए आप, 160 और 60, 160 तो वाट है और 60 वोल्ट की कोई लैंप है, लैंप मतलब बल्ब वगैरह है, और कनेक्ट है 60 वोल्ट की डीसी सप्लाई से कनेक्ट है, कोई बात नहीं। तो ये कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द लैंप इन 1 मिनट। ठीक है भाई, इस तरह से बना लो आप इसका सर्किट, यहाँ पे बना देते हैं। भाई ये मानो ये कोई लैंप है, ये कोई बल्ब है, और किससे, एक बैटरी से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, 60 वोल्ट की बैटरी से। और ये इसकी वो कितना है, वाट कितना है, ये 160 वाट का है और 60 वोल्ट का है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है भाई इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, V²/R होता है। चलो मैं कर ही देता हूँ इसके लिए। तो कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी है भाई बताओ यहाँ पर, 60, 60 × 60 है नहीं, भाई P बराबर V²/R होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, R इज बराबर क्या बन जाएगा, V²/P। तो V² की वैल्यू कितनी होगी 60 × 60, और P की वैल्यू कितनी है, ये P की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से R निकाल लेंगे, वो भी R किसका, इसका बल्ब का R निकाल लें, इसमें तो करंट फ्लो होगी। तो बल्ब का R कितना आ रहा है वही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे R = हो गया V²/P, B की वैल्यू लगा दी 60 × 60, P की वैल्यू कितनी आ गई 160। इसे सोल्व कर लें अपने, तो और 2 से काटना ये 3 बार, और 2 से ये कै बार कट गए 8 बार, और फिर 2 से ये काटे 30 बार कट जाएंगे, और 2 से ये 4 बार। कहना मतलब 90/4 आ गया। ये कितना आ गया, 90/4। 90/4 को आप 45/2 भी लिख सकते हैं, यही तो आ गया। सुनो, अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें ये करना है इसमें 90/4 जब ये आ गया, तो अब दूसरी बात समझो भाई। अब क्या करना है आपके लिए, अब यहाँ पर हमें इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हुई वो देख रहे हैं। तो I बराबर क्या होगा फार्मूला, ये वाला, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है ना, इसे लिख दो B'/R, B बराबर IR ओम के नियम से। तो ये कितना आ गया 60 बटे कितना हो जाएगा 45/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 15 से काट दो, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 8/3 आ गया, I की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से चार्ज देखो, चार्ज कितना जा रहा है, Q बराबर कितना होगा IT, और कितने मिनट में कह रहा है वो 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब T की वैल्यू कितनी लगा दें 60, I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8/3, ये वैल्यू कितनी हो गई 60, 2 से ये कट गई भैया, कितने बार 3 से ये 20 बार, कितना आ गया 160, 160, अरे यार यहाँ लिख देते हैं 160, 160 कूलाम आ गया। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं, Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। बताओ Q बराबर N ही होता है नहीं होता है, तो Q बराबर N ही में क्या लगाएंगे हम, N की वैल्यू देखनी है हमें। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, और Q का मान कितना है हमारे पास 160, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, ये पूरे 100 बार कट गए, और -19 ऊपर गई, तो 100 + की 19 हो जाएंगी, कितनी हो गई 10⁻21। कहना है मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ गया कौन सा था क्वेश्चन, ये देखो, ठीक, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये कहता है करंट इज अलाउड पासिंग थ्रू द सर्किट कंसिस्ट ऑफ द 2 डिसिमिलर मेटल। डिसिमिलर मेटल के कोई 2 वायर हैं, उनसे बने हैं। देयर एवोल्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, एवोल्यूशन भी कर रहा है वो और ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है हीट का, कहाँ पर जंक्शन पर, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन के पर निर्भर करता है। तो द इफेक्ट ऑफ नॉन, इसे हम कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। ठीक,
और पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दुनिया जानती है कि इक्वल और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रखे हुए हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर रखे हुए, वो ये होता है। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव द जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना आप। ये डाई मैग्नेट होते हैं, कौन से होते हैं भैया, ये डाई मैग्नेट, डाई मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ये, बहुत आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक डिसअपियर बिकम्स द पैरामीटर, आप लोग जानते हैं कि जब भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप गर्म करते हैं तो लगातार इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है, और कम होती चली जाती है तो एक इनमें बढ़ जाती है, पैरा में चेंज हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर चेंज होते हैं उस टेम्परेचर को तो बहुत आप सब लोग जानते हैं, और क्या कहते हैं उसे, क्यूरी टेम्परेचर, क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और याद और एक रखना कि देखो अपने आयरन के लिए होता है 770 डिग्री सेल्सियस क्यूरी टेम्परेचर फिक्स होते हैं, इनके जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं 770 डिग्री सेल्सियस। और उसके लिए जो होता है निकिल के लिए, ये कई बार कंपटीशन में आया है, निकिल के लिए जो होता है मेरे भाई, निकिल के लिए जो होता है इसकी वैल्यू होती है 358 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये केल्विन में भी आ जाते हैं तो 273 इनमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है टू क्वाइल्स, इनके सेल्फ इंडक्शन L1 L2 है, प्लेस क्लोज ईच अदर सो द टोटल फ्लक्स इन ईच कॉइल इज completely linked with the order if m is mutual induction between them। तो ये एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाली जो कंडीशन आती है तो इसमें एक फार्मूला ये पढ़ा होगा आपने कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडरवुड L1 L2 का होता है, या m इक्वल टू क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं, k अंडरवुड L1 L2, और k को क्या कहते हैं, कपलिंग कोफिशिएंट कहते हैं, इसे युग्मन गुणांक कहते हैं, कपलिंग कोफिशिएंट, ठीक है, युग्मन गुणांक। और एक बात रखना, इससे k की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, इस तरह से याद रखना, ठीक है, और बराबर भी होती है। तो यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू 1 लगा दें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरवुड L1 L2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला 59 में, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका क्या करते हैं, हमारे पास E इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, E इक्वल टू फार्मूला होता है -d∅/dt फैराडे लॉ से होता है ना। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15t² है ना, और कितना आ जाएगा ये 100 है ना, और अगला तो 0 हो जाएगा, और माइनस शुरू में चल ही रहा है, और इसमें टी की वैल्यू लगा दें, टी की वैल्यू 2 लगा दें, तो जब 2 लगाएंगे तो 15 × 4 -100 100 है नहीं, ये तो हो गया माइनस, तो ये आ गया 60, 60 - 100, तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस प्लस के 40, ये आप ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेंज लॉ इज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, याद रखना लेंज लॉ तीनों के बिहेवियर करता है, पैरा के भी, फेरो के भी और डाई के भी, ठीक है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, कहीं पे मैंने देखा है बहुत जगह इसके आंसर बहुत गलत लिख रहे हैं, कहीं कहीं इसका आंसर पैरा दे रखा है, कहीं पे फेरो दे रखा है, कहीं पे डाई दे रखा है, परंतु याद रखना लेंज लॉ जो है तीनों को लेंज लॉ से क्या कर सकते हैं, हम तीनों के व्यवहार के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है भाई, लेंज लॉ करता क्या है, जो इंड्यूस करंट होती है उसकी डायरेक्शन को बताता है, यही तो काम करता है। तो वो इन तीनों के अंदर ही इंड्यूस करंट पॉसिबल है, इसलिए तीनों के बारे में, तीनों के बिहेवियर के बारे में ही बता सकता है, ठीक है। ये कई बार पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया है, और इसके साथ साथ कई स्टेट के टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें यही ऑप्शन करेक्ट माना गया है, ठीक है, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बस आपसे आशा है कि हमारे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक रेलवे की और रेलवे लोको पायलट की और एक यूपी पुलिस की वीडियो जरूर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कई बार मैंने केवल दो वीडियो बनाई हैं, उन वीडियो में नीचे बच्चों के कमेंट भी देखे होंगे, काफी मेरे स्टूडेंटों ने बनवाई थी और उन्होंने बताया भी थी 3-4 क्वेश्चन आपके फंसे हैं, वो तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, उस समय का अभाव था। अब फिर उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जरूर आप तक पहुंचाऊंगा,